हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन एजुकेशनल ऐप एपीएस साइंस का ठुमा। तो बच्चों चैप्टर नंबर 9 हमने कंटिन्यू कर दिया था। ठीक है, 8 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 9 हमने स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने फैराडे से संबंधित एक्सपेरिमेंट का स्टडी किया था। फैराडेज एक्सपेरिमेंट, या फैराडे और हेनरी भी हम यहां लिख देते हैं। फैराडे और हेनरी ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उसमें हमने देखा था कि हम कोई कुंडली है या हमने कोई गैल्वेनोमीटर लगा दिया और हम किसी चुंबक, ये हमारे पास कोई छड़ चुंबक है, इसको गति कराते हैं। आपेक्षी गति कराएं, इसके सापेक्ष हम बात कर रहे हैं। ये कुंडली स्थिर है, इसके सापेक्ष पास लेके जाएं, दूर लेके जाएं तो धारा मापी लें, दोनों ही स्थितियों में क्या आता है? विक्षेप आता है। अगर ये चुंबक स्थिर है तो कोई विक्षेप नहीं आता। फिर हमने देखा था कि अगर हम इस छड़ चुंबक की जगह कोई दूसरा कॉइल हम रख दें और उसमें हम एक बैटरी लगा दें, कुंजी लगा दें, ये मानो हम एक प्रेशर की लगा दें, तो कुंजी लगाने पर, दबाने और हटाने पर भी इसमें क्या आता है? विक्षेप आता है। तो चुंबक से धारा प्रेरित होती है और धारा से भी धारा प्रेरित कर सकते हैं। तो इन्हीं प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष के रूप में फैराडे ने वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ लॉ बनाए। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित आज हम नियम पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी आते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम या विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्दर एग्जाम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। देखो बच्चों, आप एक इलेक्ट्रोलाइट नियम पढ़ते हैं, विद्युत अपघटन के नियम वो अलग है। ये ईएमआईज लॉ है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। उसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, जो प्रयोग किए थे, उनको नियम के रूप में उसे दिया। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, फैराडेज ईएमआई लॉज। देखो, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित 2 नियम दिए। तो पहला रहेगा, दूसरा रहेगा। तो हम फर्स्ट नियम पढ़ते हैं, इसका प्रथम नियम। फर्स्ट लॉ, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम क्या है? तो पहला नियम बताता है कि किस तरह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसके बारे में बताता है। दूसरा नियम उसकी मैथमेटिकल वैल्यू देता है। तो पहला नियम क्या कहना है? देखो कि इस नियम के अनुसार, लिख देता हूं मैं, देखो इस नियम के अनुसार ठीक है, इस नियम के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा हूं मैं, किसी कुंडली से संबद्ध का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ, कनेक्टेड। किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, कोई भी कुंडली है उससे जुड़ा हुआ, उससे संबद्ध, कनेक्टेड, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, वी वाब है, ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
उत्पन्न होता है, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि विद्युत वाहक बल और धारा को लिख दें एवं प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो ये इसका पहला नियम है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उस कुंडली में क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, यह आपको पता है प्रेरित धारा केवल तभी उत्पन्न होती है जब परिपथ बंद हो। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए बंद होना आवश्यक नहीं है। तो विद्युत वाहक बल तब तक ही उत्पन्न होगा जब तक चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो ये फैराडे का पहला नियम है कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड लॉ पढ़ें। ये पहला नियम था इसका। सेकंड लॉ में इसने इस नियम को मैथमेटिकल फॉर्म दिया, द्वितीय नियम। सेकंड लॉ, फैराडे कहता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, यहां परिमाण की बात हो रही है। पहले मैं उसने बताया कि उत्पन्न होता है, अभी कह रहा है जो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसका मान चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। द्वितीय नियम ये कहता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती। तो उसने मान बताया कि जितनी दर से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकल, अर्थात देखो विद्युत वाहक बल को मैं इस तरह शो कर रहा हूं, ई बोलेंगे इसको, क्योंकि देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूं ये विद्युत क्षेत्र को शो करता है, तो ये हमारा विद्युत वाहक बल, इसको मैं इस तरह ई बोलेंगे, ई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये इसका सेकंड नियम है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहां एक कांस्टेंट आएगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो E इज इक्वल टू के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सभी मात्रक पद्धतियों में, सभी मात्रक पद्धति में के को सुविधा के लिए हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो यहां से देखो फिर क्या बन गया, समीकरण 1 से E इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 2। तो E इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो आप जानते हो कि अगर हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ले लें, देखो यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 अत्यल्प हो तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिमिट ले ली, लिमिट डेल्टा टी, माना समय बहुत अल्प है, एक अल्प परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं। तो जब अल्प होता है तो इसे हम डी फाई अपॉन डी टी से रिप्लेस कर सकते हैं, E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो दूसरा नियम है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास कोई कुंडली है, तो कुंडली में मान लो n फेरे हैं, तो हर फेरे से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा,
और अगर मान लो फेरे सारे पास पास हो तो सभी में होगा। जैसे मान लो हम कोई कुंडली ले रहे हैं तो ये मान लो एक फेरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, मान लो कितने फेरे हमारे पास n फेरे हैं। तो हर फेरे में कितना परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो अगर अपन टोटल बात करें, कुल फेरों से बात करें, तो मतलब जो परिवर्तन है वो जुड़ जाएगा। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि कुंडली में कैपिटल N फेरे हो, फेरे मतलब घेरे, फेरे हो तो हर फेरे से डी फाई अपॉन डी टी क्रॉस होगा। कुंडली में कैपिटल N फेरे हो तो कुल विद्युत वाहक बल हम क्या लिख सकते हैं, तो कुल विद्युत वाहक बल हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू N से गुणा करेंगे तो N डी फाई अपॉन डी टी। इक्वेशन नंबर 4, E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी एक फेरे के लिए, और अगर n फेरे हो तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N डी फाई अपॉन डी टी। इक्वेशन नंबर 4, n क्या है, फेरों की संख्या। तो आपको पता है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये विभवांतर है, तो इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट। मात्रा क्या होगा इसका, वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित दो महत्वपूर्ण नियम, E इज इक्वल टू N डी फाई अपॉन डी टी। चलो इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपके बुक का एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखिए, बुक का एग्जांपल नंबर 3 आपका टॉपिक के साथ साथ ही हम एग्जांपल कर रहे हैं। कह रहा है एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार रखी है, कह रहा है एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में, एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में इस प्रकार रखी है, कैपिटल बी में इस प्रकार रखी है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, की कुंडली का जो तल है, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। दिशा के क्या है बच्चों, लंबवत है। एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार रखी है, कोई कुंडली है, कोई चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार रखी है कि कुंडली का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो उसका क्षेत्रफल सदिश समांतर होगा। ठीक है, क्या कह रहा है आगे, यदि कुंडली से संबद्ध फ्लक्स आपको दे रखा है, यदि कुंडली से संबद्ध फ्लक्स या आपको गिवन है क्वेश्चन में, फाई इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, ठीक है, मिली वेबर, ये क्या है, मिली वेबर हो, तो क्वेश्चन कह रहा है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारे पास है, प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कोई कुंडली है, वो चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे रखी हुई है कि उसका तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तल लंबवत है यानी क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, समांतर होगा। समझ रहे, ओके। यदि कुंडली में फ्लक्स फाई इतना है तो t बराबर 5 सेकेंड पर आपको क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, देखो हमें क्या दे रखा है, गिवन फाई हमें क्या दिया हुआ है, ये चुंबकीय फ्लक्स है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, 2t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, ये बच्चों है मिली वेबर, कितना है ये, मिली वेबर। तो सब मिली को हम हटाए यहां से, तो फाई इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9,
तो मिली का मतलब 10 की घात -3 वेबर, या मिली भी रह सकते हो, मिली में आएगा फिर विद्युत वाहक बल। तो कह रहा है विद्युत वाहक बल निकालिए, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, देखो फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से E इज इक्वल टू क्या होता है, अब एक ही कुंडली की बात हो रही है, कह रहा है एक कुंडली, तो n का मान तो 1 हो गया, तो E इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, d5/dt। तो चलो फाई की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, देखो E इज इक्वल टू d/dt। अब ये फाई की वैल्यू पुट कीजिए, फाई की वैल्यू ये रही हमारे पास, देखो d/dt, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ फाई। तो फाई की वैल्यू क्या है, 2t स्क्वायर -6t + 9, ठीक है। तो ये जो मान है वो मिली वेबर में आपको दे रखा है, तो हमारा जो विद्युत वाहक बल आएगा मिली वोल्ट में, किस में आएगा, मिली वोल्ट, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करें, तो हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। देखो E इज इक्वल टू, इस पूरे मान का हमें अवकलन करना है, तो दो तो कांस्टेंट हो गया, टी स्क्वायर का फलन क्या होगा 2t, क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं, -6t, 6 कांस्टेंट है, टी के सापेक्ष क्या होगा 1, 9 का क्या हो गया 0, ये हो गया मिली वोल्ट, ठीक है। तो जो विद्युत वाहक बल की वैल्यू हमें मिलेगी E इज इक्वल टू, ये हो गया 2 दूनी 4t -6, 40 -6 मिली वोल्ट। तो ये कुंडली में t समय पर, t सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है। क्वेश्चन में कह रहा है t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे निकालो, तो हम t की जगह क्या रख देंगे 5 सेकंड पे रख देंगे। तो हमें जो विद्युत वाहक बल निकालना है वो किस समय पे निकालना है, 5 सेकंड पे निकालना है। तो इस t की जगह हम क्या रख देंगे 5 सेकंड, यानी 4 × 5 - 6 मिली वोल्ट। तो बच्चों आ गया 5 होगा 20 -6 यानी 14 मिली वोल्ट। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, विद्युत वाहक बल 5 सेकंड पर 14 मिली वोल्ट हमारा आंसर आएगा, 14 मिली वोल्ट। यह एग्जांपल नंबर आपका 3rd था। क्लियर है, आगे बात समझ में। चलो एक और देखते हैं। ओके, तो और क्वेश्चन देखें आपके बुक की। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। तो बच्चों यहाँ एक ग्राफ आपको दे रखा है, मैं ग्राफ बनाता हूं। ग्राफ आपको दे रखा है इसमें एक, तो ये B और T में ग्राफ है, ये चुंबकीय क्षेत्र है जो समय पर आधारित है, समय पर निर्भर है 0, और ये सारे कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पर इस तरह, और ये आपको दे रखा है इस तरह यहाँ पर एक, तो ये T है, इसको मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, समांतराल हम मान लेते हैं, टी का आपको समांतराल दे रखा है, देखो यहाँ दे रखा है आपको T, ये 2T, ये 3T, ये मान लो 4T, और लास्ट में मान लेता हूँ 5T, ठीक है। तो T समांतराल में आपको एक पॉइंट दे रखा है, 2T तक लाइन जा रही है, तो एक तो ये ग्राफ है, थोड़ा मैं डार्क कर रहा हूँ, वो समझ रहा है, वो ग्राफ है, ठीक है। तो ये है A और ये आपको दे दिया B पॉइंट,
मैं डार्क कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ए बी, और उसके बाद 3D तक आपके पास सी पॉइंट है, ये ग्राफ दे दिया आपको, ये बोल दे सी ग्राफ, और फिर 3D के बाद डायरेक्ट 5D तक, ये इस तरह, ये है डी, ये क्या है डी। तो ग्राफ हमारे पास जो मैं डार्क कर रहा हूं वो ग्राफ आपको दिया हुआ है, ए बी सी डी, ठीक है, ओके। और ये वैल्यू है बी नॉट, ये चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आपको दे रखी है बी नॉट, और ये समय है वो किस में है, सेकंड में है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ए बी सी और डी में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम को पहले लिखते हुए क्रमित करना है। मतलब आपको क्या करना है, ए बी सी डी में विद्युत वाहक बल निकालना है, और उसको आपको अधिकतम को पहले लिखना है, मतलब अवरोही क्रम में लिखना है, घटते हुए क्रम में, ठीक है, ओके। तो ए ग्राफ की बात करें, ए ग्राफ, देखो हमें पता है चूंकि जो विद्युत वाहक बल होता है E इज इक्वल टू क्या होता है, उसका परिमाण d∅dt, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, E इज इक्वल टू d∅dt है डेल्टा∅ ओके। तो अब हमें ये पता है कि फाई इज इक्वल टू, देखो E इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ B और T में भी ग्राफ दे रखा है, तो d/dt, फाई क्या होता है B डॉट ए, फाई होता है B डॉट ए, तो यहाँ E इज इक्वल टू देखो d/dt, और B डॉट ए हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां जो थीटा है वो आपको दे रखा है 0, थीटा क्या दे रखा है 0। क्वेश्चन में दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है कुंडली के तल के लंबवत है, देखो चूंकि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कुंडली के तल के लंबवत है, कुंडली के तल के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश समांतर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत होता है, तो कह रहा है क्षेत्र तल के लंबवत है, तो अब इसके भी लंबवत है, इसके समांतर, तो यहां लंबवत है, तो इसका मतलब थीटा कितना होगा 0। यहां से क्या मिलता है आपको, देखो E इज इक्वल टू d/dt बी ए, तो एक और 0 क्या होता है 1। अब A तो कांस्टेंट है, B में चेंज हो रहा है, तो E इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं A को बाहर और ये dB/dt, तो इस फॉर्म में हम लिया है, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको, E इज इक्वल टू A dB/dt, A कांस्टेंट है, A को बाहर ले लिया, तो A dB/dt, मतलब आपको अब A B C और D के लिए dB/dt निकालना है, ठीक है, ओके। तो देखते हैं इसमें आगे, तो A ग्राफ की बात करते हैं। A कांस्टेंट है, जो ग्राफ A के लिए और देखो इस ग्राफ A के लिए ये, अब ये क्या है, समय अक्ष पर ग्राफ दे रखा है आपको, तो यहाँ तो B बराबर क्या हो गया 0, तो ग्राफ A के लिए B इज इक्वल टू क्या है 0, इसलिए E इज इक्वल टू A dB/dt की वैल्यू भी क्या आएगी 0, क्योंकि जब B 0 है तो E भी क्या हो जाएगा 0। ये हो गया A ग्राफ के लिए, E मान लिया इसको, ठीक है, क्योंकि A ग्राफ ये वाला है, समय अक्ष में जो रेखा बनाना की O से लेकर T तक। ग्राफ B के लिए आ जाओ, देखो ग्राफ B के लिए, तो ग्राफ B के लिए अब देखो चेंज हो रहा है B, कहां से कहां, T से 2T तक चेंज हो रहा है, और T समय पे 0 है वैल्यू, और 2T समय पे कितनी है B0, तो यहां हमें निकालना पड़ेगा ग्राफ B के लिए कि E B इज इक्वल टू A dB/dt, तो E B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A। अब देखो dB का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन,
तो बी ग्राफ के लिए परिवर्तन कितना हुआ, यहां से लेकर 0 से लेकर बी नोट तक पहुंचा ग्राफ, तो परिवर्तन क्या होगा कि बी नोट माइनस 0, और ये dt का मतलब समय अंतराल t माइनस 0, t माइनस 0, तो कितना हो जाएगा ये कि बी नोट ए अपॉन टी, यह का मान हमारे पास बी नोट ए अपॉन टी। ये किसके लिए हो गया, ग्राफ बी के लिए। और सी के लिए मैं लिख रहा हूं ग्राफ सी के लिए, तो ई सी इज इक्वल टू ए। अब देखो सी के लिए आप देख रहे हैं कांस्टेंट है, पी कैसा है कांस्टेंट, तो ए इज इक्वल टू होता है डीवी अपॉन डी टी, चूंकि बी इज इक्वल टू क्या है बी नोट। ग्राफ सी के लिए आप देख रहे हैं बी की वैल्यू कांस्टेंट है बी नोट, तो ये नियत है, ये क्या है नियत, तो नियत का अवकलन क्या होता है 0, तो इसी के लिए भी वैल्यू क्या आएगी 0। अब बचा डी के लिए, इसी के लिए वैल्यू आ गई 0, तो मैं इसको लिख देता हूं यहां ई बी इज इक्वल टू क्या मिल गया बी नॉट ए अपॉन टी। लास्ट हम डी की बात करें, ग्राफ डी के लिए, ये वाला ग्राफ डी के लिए, तो आप देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र चेंज हो रहा है, बी नोट से 0 हो रहा है, टाइम 5t से 3t से 5t, तो ग्राफ डी के लिए ग्राफ डी के लिए तो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू ए डीबी अपॉन डी टी। मैं डी की बात कर रहा हूं, तो ई डी इज इक्वल टू ए डीबी, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन पहले कितना था बी नोट, बाद में कितना हो गया 0, तो 0 माइनस बी नोट, हमेशा लास्ट में से पहले वाले को घटाता है, डी टी 5t से 3t, तो 5t माइनस 3t। तो यहां आप देख रहे हैं डी ग्राफ के लिए क्या आएगा माइनस का बी नोट ए अपॉन 2t, माइनस का बी नोट ए अपॉन 2t, ठीक है। ये मिल गया हमें किसके लिए ग्राफ डी के लिए। तो आप देख रहे हैं कि ए और सी तो बराबर है, तो सबसे ज्यादा कौन सा है बताइए आप, सबसे ज्यादा किसके लिए है, हाँ सबसे ज्यादा किसके लिए मिल रहा है आपको, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा आपको मिल रहा है बी के लिए बी नोट ए अपॉन टी, उससे कम बी नोट ए अपॉन 2t, ठीक है, माइनस हम परिमाण लेके चले तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अगर परिमाण ले तो बी नोट ए अपॉन 2t, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा बी ग्राफ के लिए बी नोट ए अपॉन टी, उसके बाद डी ग्राफ के लिए इससे आधा हो गया, और ये दोनों कम है ए और सी, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां लिख दो, देखो मैं आते हैं, देखो मैं लिख देता हूं पहले कि ई और ईसी की वैल्यू तो क्या है 0, ई भी कितना मिला, ई भी मिला हमें बी नोट ए अपॉन टी, और ईडी का परिमाण क्या मिला, परिमाण ले रहा हूं मैं, माइनस को प्लस कर रहा हूं बी नोट ए अपॉन 2t। तो आपको चारों को अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम का मतलब पहले ज्यादा उसके बाद कम, यानी घटते हुए क्रम में लिखना है अधिकतम से न्यूनतम की ओर। तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा क्या हुआ, ई भी सबसे ज्यादा हुआ, ठीक है, ई बी इज ग्रेटर देन ई डी, डी उससे कम हुआ, और डी ज्यादा है किससे ई ए और ई सी से, ई ए ई सी बराबर है, तो इस क्रम में इसको हम लिख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।